नमस्कार बच्चों, क्लास 7th सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के बुक सामाजिक एवं राजनीतिक ज्ञान का चैप्टर फर्स्ट समानता के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, इस पार्ट को हमने 3 चरणों में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे कि प्रश्न उत्तर क्या कह रहे हैं। तो चलते हैं सीधा प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न पहला है अपना कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि बेटा मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में डिफाइन किया था कि यह एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज का अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसका अर्थ होता है कि सभी वयस्क जो कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले जो वयस्क होते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक किसी भी पृष्ठभूमि से हो, किसी भी शिक्षा स्तर से हो, उन सभी को वोट देने का अधिकार है। तो आपको मैं ये बुक के अंदर टिक करवा देती हूँ। प्रश्न संख्या 6 पे आ जाइए, पेज संख्या पे, वहाँ पे ये इसका आंसर लिखा हुआ है पेज संख्या 6 पे। तो चलते हैं पेज संख्या 6 पर। अब देखिए बेटा, यहाँ से आपको टिक करना है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। शब्द नहीं लेना है आपको, सीधा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। शब्द को आपको लाइन अंडरलाइन कट कर दो, ये लिखना नहीं है कॉपी में। यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, सभी को एक वोट का हकदार है। समझ में आया? ये इसका पहले अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ये इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। इस पर पहला नंबर डाल दीजिए, ये पहले का आंसर है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। समझ में आया? ये न केवल 7th क्लास के एग्ज़ाम में के अकॉर्डिंग है बेटा, बाकी जब आप बड़े हो जाएंगे, आप कोई भी आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा सेकंड कि बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। मतलब आपको 2 पॉइंट ऐसे बताने हैं जिनसे आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये जो अस्पृश्यता, असमानता वाली जो बात है, जो ये छोटी सोच है असमानता की, इस चीज़ को कानून दूर कर रहा है। तो आपको पेज संख्या 14 पे चलना है। तो चलते हैं पेज संख्या 14 पे। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश के बारे में बताया। इसमें आपको 2 कोई भी ऐसे पॉइंट बताने हैं जो कि असमानता को दूर करता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध किया गया, यानी कि निषेध किया हुआ है। किसी तरह का किसी व्यक्ति के साथ में धर्म को लेकर, उसके वंश को लेकर, जाति को लेकर, लिंग भेदभाव, जन्म स्थान के 13 जन्म ऐसे स्थान पे हुआ, इस तरीके से किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट आया कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। ये तो पहला पॉइंट है असमानता को हटाने का। और दूसरा पॉइंट है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश कर सकता है। समझ में आया? उनको किसी तरह का कोई बाधित नहीं किया जाएगा। के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। समझ में आया? किसी चीज़ का उनको रोक टोक नहीं की जाएगी। तो आपको कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक स्थानों में प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है, और
फिर लिखना है कि किसी भी के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, यहाँ वाला कह रहा है दूसरा पॉइंट का आंसर यहाँ से लगा कि यहाँ तक है, फिर यहाँ से लगा कि यहाँ तक माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने बताया बेटा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव और अंसारी परिवार का अनुभव सेम कैसे है, दोनों एक दूसरे से कैसे मिलता जुलता है, अपने को उसका आंसर बताना है। तो चलिए पेज संख्या 9 पर। तो बेटा पहले अपन ने जब पाठ पढ़ा था तो उसके अंदर हमने जो वाल्मीकि की और जो अंसारी जी की स्टोरी सुनी थी, तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें पता चला था कि उन दोनों लोगों के साथ में भेदभाव किया गया था। वाल्मीकि जी के साथ में जातिगत भेदभाव था, तो अंसारी जी के साथ में धर्मगत भेदभाव था। तो दोनों का मतलब जो भेदभाव किया गया, जो उनके सामने असमानता की गई, दोनों मिलती जुलती थी। दोनों के जो मन के जो भाव है वो मिलते जुलते थे। अनुभव कैसे, तो हमें टिक करना है बेटा, यहाँ से टिक करना, जहाँ जहाँ मैं लाइन खींच के पढ़ती जा रही हूँ वहाँ पे आपको टिक करना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार ओम प्रकाश के साथ में जातिगत वजह से, अंसारी के साथ में धर्मगत वजह से के कारणों से हुआ। फिर आपको नीचे चलना है, फिर लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण, ठीक है, उनकी जाति के कारण उन्हें यह महसूस कराया गया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर है। ठीक है, मतलब उनकी जाति की वजह से उनको इस तरीके की जातिगत ठेस पहुंचाई गई। और फिर आगे लिखना है कि और लिखना है यहाँ पे, जब के आगे लिखना है और जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पे देने से इनकार कर दिया तो पहले तो उनकी सम्मान को ठेस पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनके नाम बदल के उनको रहने के लिए सुझाव दिया तो उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची और उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोका, उन्होंने ये सुझाव ठुकरा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के साथ में कुछ न कुछ हुआ। तो ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार है जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती हैं, वही सम्मान और वही गरिमा मिलनी चाहिए इनको भी जो दूसरे व्यक्तियों को मिलती है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? तो इस प्रकार से आपको ये ओम प्रकाश जी के और अंसारी परिवार के अनुभवों को शेयर करना है। यहाँ से यहाँ तक जहाँ जहाँ मैंने पढ़ के सुनाया आपको वो इसका आंसर है, आपको वो याद करना है। यहाँ पे तीसरे सवाल का टिक कर दीजिएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल बताया गया बेटा कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, कानून के लिए सभी लोग समान हैं। इस कथन को आप समझते हैं, मतलब मैं इसके बारे में क्या समझती हूँ और आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों है? ठीक है, हमें पेज नंबर 9 पे जाना है। मतलब कानून ने सब लोगों को बराबर अधिकार दिए हैं, ये हमें पता है। तो इस कथन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, हमें अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं पेज संख्या 9 पर। पेज संख्या 9 पे बेटा बताया गया है कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक अर्थात और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध में रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। ठीक है, समान माने जाएंगे। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर ही है, उसी के आगे टिक करना है कि कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनकी समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। मतलब पहले इतने कानून नहीं बनाए गए थे, लेकिन अब और ज़्यादा कानून बना दिए गए हैं। अब वो कानून कौन कौन से हैं वो भी लिखेंगे हम कि लोगों के बीच में असमानता का व्यवहार को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे हम। तो जस्ट इसके आगे ही इनका आंसर मिलेगा आपको कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान ने जो प्रावधान किए हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला इन्होंने बताया कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को के बाद में एक ही जैसा कानून का पालना करना है। समझ में आ गया? मतलब
चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो या सीधा सिंपल घरेलू इंसान हो, सभी को एक जैसे कानूनों का पालन करना पड़ेगा। दूसरा है किसी भी व्यक्ति को के साथ किसी धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा है हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल का मैदान हो, होटलों हो, दुकानें हो, बाजार हो, मंदिर हो आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा है कि जो अस्पृश्यता से तात्पर्य है बेटा जो छुआछूत की भावना जो फैली हुई है कि नहीं तू ऊंचा है मैं नीचा हूँ, जो भी है, ये अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। मतलब बिल्कुल जड़ से हटा दिया गया इस अस्पृश्यता के मतलब अस्पृश्यता का जो ये रूढ़िवादिता है उसका जड़ से उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ चौथे सवाल का आंसर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको स्वयं ढूंढना है। प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। बेटा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन का तात्पर्य होता है बेटा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी न किसी अपने शरीर के किसी अंग से वह पीड़ित है, चाहे वो जो पैरों से लंगड़ा हो सकता है, हाथ से लूला हो सकता है, किसी तरीके में जो जिनका कोई ना कोई अंग काम नहीं कर रहा है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उसको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार ने उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे स्कूल, भवन आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो सके। ठीक है, मतलब किस तरीके से बेटा कि आपने देखा होगा कोई भी स्कूल हो चाहे कहीं ना कहीं पे जहाँ से उतरने और चढ़ने का जो रास्ता होता है वहाँ पे सीढ़ियों के अलावा एक फिसल पट्टी जैसा ढलानदार रास्ता भी होता है। वो ढलानदार रास्ता क्यों बनाया जाता है कि ताकि दिव्यांगजन या विकलांग बच्चों की जो व्हील चेयर है उसको आराम से स्कूल में पहुंचाया जा सके। ठीक है, इस तरीके का वहाँ का रास्ता बनाया जाता है। आप इस चित्र के अनुसार देख सकते हैं किस तरीके से इस बच्चे को इस ढलानदार स्थान से लेके जाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसको 3-4 व्यक्ति सीढ़ियों के माध्यम से उतार रहे हैं तो ये इस बच्चे के मन में एक हीन भावना पैदा हो सकती है कि मैं उतरने में भी समर्थ नहीं हूँ, मैं विद्यालय जाने में समर्थ नहीं हूँ, मुझे उतारने और चढ़ाने के लिए 4 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से हर एक स्कूल में इस तरीके का ढलानदार रास्ता होना आवश्यक माना गया है। अब देखिए इधर चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जो सीढ़ियों से नहीं नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन से आसानी से आ सके और जा सके, इसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? सही बात है बेटा कि अगर बच्चा व्हील चेयर से चल रहा है, वो विकलांग है, वो स्वयं समर्थ नहीं है चढ़ने उतरने में, तो उसके लिए विद्यालय का किसी न किसी कोने में एक ऐसा ढलानदार रास्ता होना चाहिए जहाँ से वह भवन के अंदर प्रवेश कर सके और उतर सके वापस। अगर उसे कोई 4 व्यक्ति उतारेगा या चढ़ाएगा तो उसके सम्मान को ठेस पहुँचेगी। इसलिए मेरे अनुभव के हिसाब से तो विद्यालय में एक ढलानदार रास्ता होना चाहिए और ये आपको स्वयं करना है प्रश्न। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। कल से दूसरी क्लास होगी, अगली क्लास में हम अगला चैप्टर लेंगे। अगले चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य के लिए सरकार का क्या उत्तरदायित्व है। सेकंड चैप्टर है जिसको हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं ओवर होती है। ठीक है बेटा।